तो दोस्तों एक ऐसा ज़माना जहां पर मैनेजर्स को बैक से ज़्यादा सैक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ज़माना जहां पर एक मैनेजर कहीं पर कभी भी और कोई भी सैक करके चला जाता है। एक ऐसा ज़माना जहां पर एक मैनेजर की जॉब इतनी फ्रेजाइल है कि आप कह नहीं सकते। कोई भी रीज़न हो सकता है जिस रीज़न से एक मैनेजर बैक हो सकता है, चाहे वो दो लॉसेस हों, चाहे एक न्यू ओनर्स हो, चाहे वो एक ट्रॉफी लेस सीज़न हो, चाहे आप पिछले सीज़न चैंपियंस लीग जीते हो। ये बात आपको बिल्कुल भी गारंटी नहीं करता कि आप अगले साल एक क्लब के मैनेजर रहेंगे या नहीं। उसी दौर में दोस्तों एक ऐसा क्लब और एक ऐसा मैनेजर की कहानी भी है जिन्होंने एक दूसरे को इतना सपोर्ट किया करता है जितना एक बाप अपने बेटे को सपोर्ट नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एथलेटिको मैड्रिड एंड डियागो सिमियोने के लव स्टोरी के बारे में। वो कहाँ से शुरू हुई, कैसी चली और अब कहाँ पर आ चुकी है, इस पूरी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर हिट द लाइक बटन और इस कमेंट में बताएं कि आपकी मेमोरेबल सिमियोने एथलेटिको मोमेंट क्या है एंड योर ओपिनियन ऑन क्या अब ये प्रेम कहानी को ख़त्म करने का सही मौका है कि अब जब एथलेटिको मैड्रिड यूरोपा लीग में पहुंच चुकी है तब सिमियोने के साथ या फिर इस सीज़न के एंड में इस सिमियोने और एथलेटिको मैड्रिड की जो प्यार कहानी उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं शुरू से। तो जब 2011-12 में एथलेटिको मैड्रिड 10th पोजीशन में थी एंड देवर ओनली 4 पॉइंट्स अवे फ्रॉम रेलीगेशन, तब उन्होंने, जो कि आजकल भी ट्रेंड चल रहा है कि एक टीम जब सबसे ज़्यादा मुसीबत में होती है तो वो सबसे पहले एक बड़े मैनेजर को नहीं ढूंढती, वो सबसे पहले ढूंढती है अपने एक ऐसे एक्स प्लेयर को जो आके उनकी टीम को सपोर्ट करे और उनके साथ पूरी की पूरी क्लब और फैंस भी पेशेंस रहे। तो ऐसा ही किया था एथलेटिको मैड्रिड ने 11-12 सीज़न में, जब मिड सीज़न वो लेके आए अपने एक्स मिडफील्डर डियागो सिमियोने को। और दोस्तों डियागो सिमियोने आते ही उन्होंने एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी। इससे पहले क्या कहते हैं 5 कुछ मैच हार चुकी थी एथलेटिको मैड्रिड और सिमियोने के आने के बाद लगातार 7 मैच का अनबीटन रन चला एथलेटिको मैड्रिड के लिए एंड दे एंडेड द सीजन विद अ यूरोपा लीग ट्रॉफी। तो ये जो सीज़न था और इससे पहले भी एथलेटिको मैड्रिड एक यूरोपा लीग टीम से ज़्यादा कुछ नहीं थी और सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी चीज़ करनी थी जो डियागो सिमियोने को, वो ये थी कि एथलेटिको मैड्रिड को यूरोपियन कप्स में, यूरोपियन कंपटीशन में और पूरी के पूरी यूरोपियन टीम्स के बीच एक नाम देने की। तो वो 2012-13 की इस खोज में उन्होंने सबसे पहले इसका स्टार्ट किया। चेल्सी जो यूरोपियन चैंपियंस थी 11-12 की, उनको 12-13 सुपर कप में 4-1 से हराया। और जो फॉर्मेशन थी जो पहले सीजन में 6 महीने उन्होंने खेली 4-2-3-1, जहाँ पर वो 2 डबल पिवट खिलाते थे, उसको चेंज करके द फेमस एथलेटिको मैड्रिड एंड डियागो सिमियोने फॉर्मेशन में लेके आए और जिसको हम कहते हैं 4-4-2। जी हाँ दोस्तों, जिसमें एक बहुत ही तगड़ी सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ गोडिन मिरांडा, एक तरफ आपके हुआन फरान और एक तरफ फिलिप लुइस एज अ फुल बैक्स, पीछे आपके कोर्तुआ थे गोलकीपर और जो मिडफील्डर 4 थे वो थे लुइस गार्सिया, कोके, आर्दा तुरान और आपके गाबी। तो ये जो 3 बंदे थे, स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा गाबी, कोके और लुइस गार्सिया। अगर आप एक ला लीगा टीम के फ़ैन हैं, अगर आप रियल मैड्रिड बार्सिलोना के फ़ैन हैं और आपने इनको खेलते हुए देखा है तो यू आर श्योरली द अमंग ऑल दोज पर्सन, अमंग ऑल दोज फैंस जो कि इन तीनों को हेट करते होंगे, बिकॉज ये 3 बंदे वर इन इट टू विन इट, इन इट टू फाइट टिल द एंड। और ये टैकल्स वैकल्स देने से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं थे। दे वर देयर टू प्ले देयर डर्टी गेम्स, जो कि फेमस है भाई, जो कि आज के टीम में हम बात करते हैं कि टीम में एक जो डर्टी खेलने वाला प्लेयर नहीं है, इनके पास एक नहीं वो 3 प्लेयर हुआ करते थे। और अब फ्रंट जब 11-12 में एथलेटिको मैड्रिड में सिमियोने आए थे तो उनके पास थे फेल्काओ, जिनकी मदद से उन्होंने कोपा डेल रे और सुपर कप जीता। बट सेकंड सीजन में फेल्काओ के साथ जोड़ीदार आ चुके थे डियागो कोस्टा। तो भाई इस सीजन के एंड में 26 साल का जो अनबीटन चल रही थी रियल मैड्रिड, उसको तोड़ा डियागो सिमियोने ने और कोपा डेल रे फाइनल में रियल मैड्रिड को हरा दिया दोस्तों। और 12-13 के सीजन में यही थी उनकी सबसे बड़ी जीत। और एक और जो सबसे बड़ी जीत थी, तो 2012-13 के सीज़न में सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी वो कोपा डेल रे जीते, सबसे बड़ी जीत थी कि वो टेबल में थर्ड आए। सबसे पहले बार्सिलोना थी, फिर रियल मैड्रिड सेकंड और थर्ड पे थी हमारी एथलेटिको मैड्रिड दोस्तों। जी हाँ, 17 लास्ट सीजन में सबसे बढ़िया फिनिश था उनका ये थर्ड। बट दोस्तों अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, क्योंकि 13-14 सीज़न दोस्तों वो सीज़न जहाँ पर
जहां पर दोस्तों हमें पता है कि एथलेटिको मैड्रिड जो सिर्फ एक डार्क हॉर्स बन के बाहर निकल रही थी, उसने अपना असली खेल दिखाना शुरू किया। एक जो दबदबा बनाया उन्होंने पूरी की पूरी यूरोपियन क्लब्स के बीच, ये वो साल था। जी हाँ दोस्तों, 13-14 सीज़न जहां पर डियागो सिमियोने ने एथलेटिको मैड्रिड को दिया एक ला लीगा, कोपा डेल रे में उन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचे और 90th मिनट तक, जी हाँ दोस्तों 90th मिनट तक दे वर ऑल्सो द चैम्पियंस लीग विनर्स। बट 92nd मिनट में जाके हमारे सर्जियो रामोस ने गोल मार दिया और वहाँ कहानी चेंज होगी। बट दैट वाज द सीज़न जहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड ने अनाउंस करा कि दोस्तों हम सिर्फ एक डार्क हॉर्स नहीं है, हमसे डरे भी। बट उसी के अगले सीज़न दोस्तों मिरांडा चले गए तो एक नई सेंटर बैक पेयरिंग की शुरुआत हुई जहाँ पर हिमेनेज और गोडिन साथ खेलने लगे। तो 2015 इतना ऐतिहासिक सीज़न नहीं था जैसा कि अभी तक चलता आया था एथलेटिको मैड्रिड के लिए। 2014-15 में दे अगेन फिनिश थर्ड इन द ला लीगा टेबल दोस्तों। और लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई उस सीज़न और वो थी कि दे ओनली कंसिडर 18 गोल सेटिंग, मतलब इक्वलिंग अ रिकॉर्ड कि सिर्फ 18 गोल उन्होंने खाए। एंड पूरी रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और पूरी ला लीगा को बताया कि येस ब्रो, दिस इज़ आवर स्टाइल, दिस इज़ आवर डिफेंसिव स्टाइल एंड दिस इज़ हाउ सॉलिड वी आर व्हेन इट कम्स टू क्या कहते हैं डिफेंडिंग, और सबसे ज़्यादा लीस्ट गोल कंसिडर करें भाई। उसके बाद दोस्तों जैसा हमें पता है डियागो सिमियोने ने जीते क्या कहते हैं एक और यूरोपा लीग, एक और चैंपियंस लीग फाइनल में गए, उन्होंने एक और ला लीगा जीता 2020-2021 में। बट दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एथलेटिको मैड्रिड अब पिछला सीज़न आप देखो या फिर आप ये वाला सीज़न देखो, क्या एथलेटिको मैड्रिड एक वही टीम है जिससे आप मैच खेलने से पहले घबराते थे एज अ रियल मैड्रिड फैन, एज अ बार्सिलोना फैन, या फिर एक यूरोपियन कंपटीशन में? अगर आप मेरे से पूछो तो नहीं। अगर इस सीज़न का ला लीगा रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड की बात करूं, या फिर पिछले साल का सेकंड लेग जो एक नई नवेली जावी की टीम ने जिस तरह से 4 गोल मार दिए थे फ्रॉम द डिफेंस ऑफ गोडिन, मिरांडा, हिमेनेज, योन फ्राम एंड फिलिप लुइस टू प्लेइंग विट्सल एज योर डिफेंडर, क्या एथलेटिको मैड्रिड का डाउनफॉल अब शुरू हो चुका है? दोस्तों अब इतना जीतने के बाद क्या एथलेटिको मैड्रिड और डियागो सिमियोने अपने लिमिट तक पहुंच चुके हैं? क्या यही था कि भाई डियागो सिमियोने का मोटिव कि भाई जब तक वो आए हैं तब तक उन्होंने टॉप 4 में रखा यूरोपियन कंपटीशन? अगर आप चैंपियंस लीग की बात करें तो 2017 वाज द लास्ट टाइम दे प्लेड द चैंपियंस लीग फाइनल। अगर उसके बाद से अगर आप चैंपियंस लीग उनकी फिनिशर्स की बात करें तो दे आर नॉट दैट गुड। 2 सीज़न इस सीज़न को अगर आप मिला दें तो ऐसा हुआ है कि वो ग्रुप स्टेज से ही नॉकआउट होके और यूरोपा लीग में चले गए। पिछली बार वो यूरोपा लीग जीत गए थे, बट क्या इस बार आपको लगता है एथलेटिको मैड्रिड यूरोपा लीग जीत पाएगी? जिन टीमों का नाम है आर्सेनल, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड होगी, युवेंटस होगी, आयाक्स, पिछली बार शायद इतने कंपटीशन नहीं थे। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो मेरे को जहाँ तक लगता है दोस्तों इसका रीज़न ये है कि एक टाइम था जब उनके पास इतने पैसे नहीं थे, बट स्टिल डियागो सिमियोने यूज टू साइन प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू हिज प्लेइंग स्टाइल। एक जो 4-4-2 फॉर्मेशन था जिसके साथ आप कहो वो स्टबन था या रिजिड था, बट एक उसका प्लेइंग स्टाइल था और उसके अकॉर्डिंग वो मिडफील्डर्स, प्लेयर्स, डिफेंडर, स्ट्राइकर, जो अब टॉप 2 खेलने वाले एक होल्डिंग स्ट्राइकर डियागो कोस्टा की आप बात करो, फिर उसके बाद मंजूकिच भी आया जिसकी भी सेम एक तरह से आप कहोगी कि सेम स्ट्रेंथ्स थी उनकी जैसे डियागो कोस्टा। उससे पहले फेल्काओ, एक प्लेयर्स, एक स्ट्राइकर जो कि काफ़ी अच्छा होल्ड अप प्ले बना के खेल सकते थे, हेडर्स में बहुत अच्छे थे, क्या कहते हैं आपकी जो सेट पीस होते हैं उसमें काफ़ी बढ़िया थे। टू द स्ट्राइक अब अगर आप बात करें तो अब स्ट्राइक आ गई आपकी ग्रिजमन की, अब आपकी स्ट्राइक है क्या कहते हैं अक्यूनिया की। बीच में आप लुइस सुआरेस लेके आए अपने 34 साल के एक बंदे पे, वो दिखाया और उस साल आप जीते भी, लेकिन उसके बाद क्या वो प्लेयर भी चला गया और अब आपका ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम भी अब लग रहा है, अगर मेरे माने तो एथलेटिको मैड्रिड का चला गया। क्योंकि इस टाइम अगर आप टेबल भी उठा कर देखो तो शायद एथलेटिको मैड्रिड आपको टॉप 4 में भी नहीं दिखेगी, जबकि 2016 से लेकर 2022 में दे हैव स्पेंड 757 मिलियन दोस्तों, नेट स्पेंड ऑफ मोर देन 100 मिलियन, सेकंड इन नेट स्पेंड की लिस्ट में, जस्ट बिलो बार्सिलोना। और इन अगर प्लेयर्स की बात करें जो एथलेटिको मैड्रिड ने खरीदी है तो दोस्तों उसमें आते हैं 120 मिलियन के जॉ फिलिक्स, बट क्वेश्चन ये है क्या वो आपको चाहिए थे? फिर आते हैं 72 मिलियन के लेमार, फिर आते हैं केविन गिमेरो, फिर आते हैं मार्टिनेस। तो आप देख सकते हैं इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको अभी तक एथलेटिको मैड्रिड में ही जगह नहीं मिली है और कुछ ऐसे प्लेयर जिनको फुटबॉल जगत में अब जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्टिनेज एक फुटबॉलर है तो वो अब नहीं है। क्या
केविन गमेरो का क्लब आप बता सकते हैं, तो शायद आप वो क्लब भी नहीं बता पाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक जहाँ पर आपने डिफेंस खोया गोडीन, जुआन फ्रान का, ठीक है, आपने फिलिपे लुइस खोया इन 2019, एथलेटिको मैड्रिड ने कभी भी उनको सब्स्टिट्यूट करने का, उनको रिप्लेस करने का सोचा ही नहीं दोस्तों। कभी भी आप ऐसे इतने बड़े डिफेंडर्स एथलेटिको मैड्रिड में आते हुए नहीं दिखे, और जहाँ पर आपको पैसा मिला, प्रॉफिट मिला, आपने वहाँ पर प्लेयर्स लाइक लूकस हर्नांडिस आपने बखूबी बेच दिया, आपने ग्रिजमैन को भी बेच दिया, और वो हमने देखा कि ग्रिजमैन की कहानी और वो डील में किसका कितना प्रॉफिट हुआ और किसका कितना घाटा दोस्तों। और एक और प्लेयर जिसका नाम है डियागो जोटा। तो आपने जहाँ पर जिन प्लेयर्स को शायद मेरे ख्याल से पेशेंस दिखाना था, उसमें आपने पेशेंस दिखाया नहीं, और क्योंकि अब आपके पास एक नया स्टेडियम बन गया था और आपको अब एक बहुत ही अच्छे रेवेन्यू आ गई थी, उसमें आपने सोचा कि अटैकिंग प्लेयर्स लेके आते हैं। उसने अटैकिंग, अगर आप स्टैट्स चेक करें तो अगर आप पोजीशन की बात करें, टचेस इन द क्या कहते हैं ओपोनेंट्स हाफ, ठीक है, टचेस इन द फाइनल थर्ड, अगर आप ये चीज़ें नोटिस करें तो वो चीज़ ज़रूर बड़ी होंगी कि बट क्या ये डियागो सिमियोने का स्टाइल है? क्योंकि देखो, एक बंदा जो खिलाता था एक रिजिड 4-4-2, उसने 2021-22 सीजन में दोस्तों 8 फॉर्मेशन ट्राई कर लिए, 8 फॉर्मेशन इन अ सिंगल सीजन। तो ये बात समझ आती है कि अब डियागो सिमियोने एथलेटिको मैड्रिड के साथ कितना लॉस्ट है। रॉड्रिगो डी पॉल दोस्तों एक और ऐसा प्लेयर जो लगा था कि भाई डियागो सिमियोने के अंदर फ्लरिश करेगा, डियागो सिमियोने के अंडर एक अलग प्लेयर बन के निकलेगा, उसकी भी अभी तक जगह नहीं बन पाई है। आपने थॉमस पार्टे जैसा एक और प्लेयर बेच दिया था, तो मतलब जो हंगामा आप क्या कहते हैं ट्रांसफर में मचा सकते थे, जो प्लेयर्स आप ला सकते थे, आप वो लेके नहीं आए। उसके अलावा आपने जो प्लेयर्स आपकी टीम को सूट करते थे, उनको आपने बेच दिया, एंड फिर आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट कहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से तो सबसे सही चीज़ अब यही होगी एट द एंड ऑफ द सीज़न डियागो सिमियोने और जो एथलेटिको मैड्रिड कहानी है उसे अभी भी हम बहुत प्यार से एंड करते हैं, इससे पहले कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चेंज हो जाए। एक ऐसी रिलेशनशिप जिसकी अभी हम सब बातचीत कर रहे हैं इन अ वेरी पॉजिटिव, इन अ वेरी गुड मैनर, कहीं काफ़ी देर ना हो जाए और हम एक नेगेटिव एग्जाम्पल की तरह हम इसे कहीं यूज़ ना कर पाए। तो ऑल एंड ऑल अगर आप देखोगे ये पूरी लव स्टोरी तो बहुत प्यारी है, एंड डियागो सिमियोने जो करने आए थे वो तो उन्होंने करा ही है फॉर श्योर। उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम बता दिया है एथलेटिको मैड्रिड को इस पूरे के पूरे यूरोपियन जगत में। बट क्या वो लिमिट तक अपनी पहुंच चुके हैं? क्या अब एथलेटिको मैड्रिड को अपनी स्टाइल चेंज और मैनेजर चेंज करने की ज़रूरत है? दोस्तों क्या आपका ओपिनियन है, आप इस पर बताएं। मेरी तो कहानी यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।